हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक की, और इसमें हम लोग देख रहे थे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, और इसमें इस प्रैक्टिस सेट में हम देख रहे थे सामान्य विज्ञान के पोर्शन की, जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इससे संबंधित हम लोग जो है बातें कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ कंपटीशन का। आज जो होगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। इसके पहले जो है प्रैक्टिस सेट 4 तक हो चुका है वीडियो। आप लोग चैनल पर जाइए, उसको भी देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी अच्छी चीज़ें ली गई हैं और किस तरीके से इसमें जो है सारी चीज़ें कवर किया गया है 25 क्वेश्चन में। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, तभी इसका फ़ायदा जो है भरपूर तरीके से एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से अदिश राशि है। अदिश राशि की बात कर रहा तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशियों की परिभाषा की अगर हम बात करें, जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसके अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो जिन भौतिक राशियों की पूर्ण जानकारी केवल उनके परिमाण के द्वारा ही हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, जिनमें सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? परिमाण होता है सिर्फ, तो वह अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन है, दूरी है, चाल है, तापमान है, ऊर्जा है, शक्ति है, ये सब क्या हो गई? अदिश राशियाँ हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे, एक होता है सदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन भौतिक राशियों की पूर्ण जानकारी के लिए परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा की भी आवश्यकता हो तो वो क्या हो जाएंगी? वो सदिश राशियाँ हो जाएंगी। सदिश राशियों की परिभाषा, सर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आपका आ जाएगा? विस्थापन। ठीक है, त्वरण, बल, भार, तनाव और बल आघूर्ण, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या हो जाएंगी? सदिश राशियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अदिश राशि पूछा गया तो इसमें चाल जो है वो अदिश राशियाँ हो जाएगा। इसकी सिर्फ क्या होती है? परिमाण होती है, दिशा नहीं होती। ठीक है, बाकी इसमें से बल है, त्वरण है और वेग, ये तीनों क्या हो जाएगी? सदिश राशियाँ हो जाएंगी। आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स कौन थे, ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो होमो सेपियंस थे, इसके रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो प्रारंभिक होमिनाइड्स जो थे उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें कहा गया था, इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो इसमें मैग्नान ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नान ऑप्शन। ठीक है, मैग्नान कहा गया था उन्हें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो इन्हें क्या कहा गया? क्रो मैग्नान मानो इनको कहा गया था। इनकी उत्पत्ति की बात करेंगे तो आज से लगभग 30 से 35 से लेकर 50,000 वर्ष पूर्व जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी निएंडरथल से। ठीक है, क्रो मैग्नान मानव के अस्थि पंजर जो है फ्रांस में मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे जो है वर्तमान मानव यानी कि होमो सेपियंस जिसको कहते हैं, इसका अंतिम और सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजात होमो सेपियंस फॉसिलिस मानते हैं। ठीक है, तो आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड की बात कर रहा है तो किसकी इकाई होती है? तो एम्पियर सेकंड जो होती है ये विद्युत आवेश की इकाई होती है। ठीक है, किसकी होती है? विद्युत आवेश की इकाई। तो आपका आंसर इसमें जो है आवेश दिया गया है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, तो ए पार्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा यानी कि विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी होता है ये फार्मूला। ठीक है, यहाँ से आई जो होता है इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, क्यों होता है? आवेश, और जो टी है समय होता है, तो समय यानी कि समय लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आवेश बराबर अगर निकालेंगे तो एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड आ जाएगा आवेश। तो इसीलिए एम्पियर इंटू सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है और गैस के अणुओं के क्या हो जाएगा, ये बताना। इसमें कारण पूछा गया है, कारण क्या होगा। ठीक है, अगर किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया जो बल है, गैस के अणुओं के पात्र के दीवारों से टकराने के कारण उनके क्या होता है? संवेग में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जो टकराने का कारण क्या हो जाएगा? उनके संवेग में परिवर्तन के कारण होता है।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण है, कौन सा गुण बताना है जो एक तरल सतह से संकुचन का कारण बनता है। इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसमें से कौन सा गुण है जो एक तरल सतह से संकुचन का कारण बनता है, कौन सा गुण है ये बताना। ठीक है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, आसंजन या फिर ससंजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ए पार्ट। ठीक है, पृष्ठ तनाव वह गुण होता है जो एक तरल सतह से संकुचन का कारण बनता है, यानी कि किसी द्रव अथवा गैस या फिर एक द्रव तथा दूसरे द्रव आपस में न घुलने वाले द्रव की संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है, अर्थात तनी हुई होती है। इसी तल को क्या कहते हैं, तनाव या पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, जो वर्षा की बूंद गोलाकार दिखाई देती है किसके कारण होती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, पृष्ठ तनाव का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। इसमें से बताना है कि कौन सा है जो लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा N2O। ठीक है, क्या होता है, N2O जो होता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, और ये क्या होता है, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, इसकी अगर ये जहाँ पर उपस्थित होगी वहाँ पर क्या होंगे, लोग हंसेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है, और इस भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, जब लोहे को क्या कहते हैं, नम हवा में रखते हैं तो उस पर जो है एक परत जम जाती है लाल भूरे रंग की, और उस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसको क्या कहते हैं, जंग लग जाना या जंग कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, जंग। आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, पिटवा लोहा होता है जो सबसे शुद्धतम माना जाता है लोहे का। ठीक है, पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, 0.03% के आसपास इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, जब लोहे में कार्बन की मात्रा 1.5% से 1.5% तक होती है तो इसे इस्पात के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस्पात किसको कहते हैं, इस्पात उसे कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा 1.5% तक हो, तो उसको इस्पात कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इस्पात लोहे की एक काय होती है, कार्बन की मिश्र धातु होती है, और यदि इस्पात में कार्बन के अलावा टंगस्टन, क्रोमियम, सिलिकॉन, निकल आदि धातु मिश्रित की जाती है तो उस इस्पात को मिश्र धातु इस्पात कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें तो नमी एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अपक्रिया के फलस्वरूप लोहे की वस्तुओं की ऊपरी सतह पर एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है जो कि फेरिक ऑक्साइड की होती है, यही Fe2O3 की परत होती है, और इस लाल भूरे रंग की परत को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है, नीला थोथा या तूतिया। ठीक है, इसको तूतिया कहते हैं। ठीक है, तूतिया, नीला थोथा या तूतिया, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ताम्र सल्फेट इसका दूसरा नाम होता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट भी, इसका तीसरा नाम भी याद रखिएगा, इसको कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। ठीक है, ताम्र का मीन्स कॉपर या कॉपर मीन्स सल्फेट, कॉपर मीन्स ताम्र, इस तरीके से आपको याद रखिएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4। क्या होता है, CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका जो है सूखा क्रिस्टल सफ़ेद या हल्के पीले रंग का होता है, जबकि पेंटाहाइड्रेट अगर की बात करेंगे यानी कि इसी में अगर 5H2O जोड़ देंगे, 5H2O इंटू करके जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा, और ये जो होता है चमकीले नीले रंग का हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ये सफ़ेद क्रिस्टल रूप का होता है, लेकिन अगर इसमें जल मिला देंगे, वो भी 5 परमाणु या 5 अणु कह सकते हैं, तो ये नीले रंग का हो जाता है, चमकीला नीले रंग का। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाने का नमक जो होता है NaCl किससे बना होता है, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार। ये बताना है कि जो NaCl होता है किससे बना होता है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। एक मजबूत अम्ल इसमें होता है और एक मजबूत क्षार होता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक लवण बनाते हैं, नमक बनाते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, यानी कि Na+ मिलकर Cl- से मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl, और ये दोनों क्या होते हैं, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इनमें से जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। अगर कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे तो ये किस पर लागू नहीं होता? ये लागू नहीं होता विषाणुओं पर, ठीक है, वायरस पर लागू नहीं होता। स्लाइडन और स्वान ये दो जीव वैज्ञानिक थे, इन्होंने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह मानने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है। इन्होंने स्लाइडन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो अगर हम बात करेंगे तो जो सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, जैसे सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोशिकीय जीव जैसे कि वायरस हुआ और वायराइड हुआ या फिर प्रियोन हुआ, तो इस पर क्या होता है? कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये कोशिकाएं न बनती। तो आंसर आपका डी पार्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंचुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी संघ से संबंधित? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंचुआ के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंचुआ की बात करेंगे तो ये एनिलिडा प्राणी का वर्ग का जो है प्राणी है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, एनिलिडा प्राणी से संबंधित है। अब प्राणी की संघ की बात कर लेते हैं तो आर्थ्रोपोडा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी की बात करेंगे तो उसमें तिलचट्टा आ जाएगा आपका, झींगा मछली होता है, केकड़ा है, खटमल है, ठीक है, मक्खी, मच्छर, ये सब आर्थ्रोपोडा के संघ के प्राणी होते हैं। एक होता है मोलस्का संघ के प्राणी, तो मोलस्का में घोंघा और सीपी आ जाते हैं, ठीक है, घोंघा, सीपी, ये सब मोलस्का वाले मोलस्का ग्रुप के प्राणी हैं, ठीक है। इसके बाद एक आता है प्रोटोजोआ संघ के प्राणी, इसमें अमीबा हो जाता है, एंटी अमीबा, हिस्टोलिका, ये सब क्या आ जाते हैं? किस में आ जाते हैं? ये सब प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो सामान्य मानव रक्त है। सामान्य मानव क्या, कौन सा रक्त होता है? किस प्रकार का रक्त होता है? यानी कि ह्यूमन ब्लड जो होता है वो किस प्रकार का रक्त है? ह्यूमन ब्लड की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा क्षारीय टाइप का होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी पार्ट हो जाएगा। इसके पीएच मान की अगर हम बात करेंगे तो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच ही रहता है, ठीक है। 7 से अधिक पीएच होने के कारण इसका जो हल्का जो क्या होता है, इसका प्रकृति क्षारीय हो जाता है। 7 से कम रहता तो क्या हो जाता? अम्लीय हो जाता है। 7 रहता तो उदासीन रहता, ठीक है। मानव रक्त क्या होता है? एक शारीरिक तरल द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने वाला ये जो है गाढ़ा, हल्का क्षारीय और लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक होता है। ये जो है प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर में करीब 5 लीटर के रक्त रहता है पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने को नियंत्रित करता है? इनमें से मस्तिष्क का भाग पूछा गया, इसमें से कौन सा है जो सांस लेने को नियंत्रित करता है? राइट आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, ठीक है। क्या होता है? मज्जा। अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो सी हो जाएगा। अब इसके हम देख लेते हैं क्या है इसमें। तो मेडुला होता है जो कि मस्तिष्क स्तंभ का सबसे नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। यानी कि ये ऊपर की ओर जो है पोन्स और तो नीचे की ओर क्या होता है? सुषुम्ना या मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बीच स्थित होता है, ठीक है। मेडुला में जो है हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, रुधिर वाहिनियों का व्यास, सांस लेने की दर, भोजन निगलना, खांसना, छींकना, हिचकी, जीव की आदि के समन्वय केंद्र होते हैं जो कि मानव इन क्रियाओं को नियमन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मज्जा या फिर अगर कहीं आपको मेडुला लिखा रहा होगा मेडुला, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, ठीक है। रिपीटेड की बात करें तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ए पार्ट, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेनिसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसे पेनिसिलियम कवक से बनाया गया है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है किया था पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई प्रथम एंटीबायोटिक दवा थी। तो प्रथम एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम होता है? मधुमेह की बात कर रहा है तो इसमें क्या होता है? कम इंसुलिन स्राव होता है, यानी कि इंसुलिन का निकलना कम हो जाता है, तो वहाँ पे मधुमेह या डायबिटिक रोग हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? अग्न्याशय से संबंधित रोग होता है जो इंसुलिन को कम निकलने के कारण उत्पन्न होता है। इंसुलिन जो होता है वो 2 प्रकार का कार्य करता है। पहला है भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग जो है पचकर शर्करा यानी कि शुगर में जो है परिवर्तित हो जाता है, और इसके बाद ये जो है इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतुओं में मिल जाता है। इसके अभाव में शर्करा रक्त में चली जाती है, ठीक है।
और अगर इंसुलिन, और दूसरा कार्य क्या है, इंसुलिन यकृत यानी कि लीवर और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। तो इन दोनों कार्य को रोकता है इंसुलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाइल। बाइल का स्राव कहाँ से होता है, यानी कि बाइल जो है कहाँ से निकलता है। बाइल की बात करेंगे तो बाइल एक प्रकार का जूस होता है। तो ये कहाँ पर निकलता है, तो ये लीवर से निकलता है, यानी जिगर से निकलता है, इसको यकृत भी कहते हैं। तो ये कहाँ से निकलता है, ये लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है। ठीक है, बाइल जो है भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। ठीक है, और अगर देखें तो पित्त में जो है उपस्थित कार्बनिक लवण अमाशय से आए हुए भोजन को क्षारीय कर देते हैं, जिससे कि आग्नेयाशय रस क्रिया कर सके। तो इसका ये इतना कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। जो गोलाकार दर्पण होता है उसके प्रतिबिंबित जो सतह का केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पोल या ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र बिंदु के दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और वह ये क्या होता है, वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आपको इसमें पोल याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत का प्रथम देसी रोटा वायरस वैक्सीन जिसका नाम रोटावेक है, ये किसके कारण जो है किसका मतलब किसको लगाने के लिए जो है किया गया था। ठीक है, प्रथम देसी रोटा वायरस वैक्सीन का नाम है किस रोग के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो ये था अतिसार के कारण शिशु मृत्यु दर का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अतिसार क्या होता है, अतिसार को और एक नाम से जानते हैं डायरिया। ठीक है, डायरिया रोग जो होता है उसको अतिसार कहते हैं। भारत का प्रथम देसी रोटा वायरस टीका जो था रोटावैक, वो डायरिया की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है। रोटा वायरस छोटे बच्चों में जो है डायरिया का प्रमुख कारण होता है और ये जो है डबल स्टैंड RNA विषाणु की एक जाति होती है। लगभग 5 वर्ष की आयु में विश्व के लगभग सभी बच्चे रोटा वायरस से कम एक बार अवश्य संक्रमित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, गतिशील जीवाणु कोशिका को की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। इसको कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं, नर युग्मक। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर हम देखेंगे, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं। पहले ऐसी भ्रूणीय कोशिका जिसमें युग्मक विकसित हो, युग्मक को क्या कहते हैं, जेमेट। ठीक है, जेमेट। तो ये विकसित करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, जर्म कोशिका कहते हैं। और ये जो है मानव में 2 प्रकार की होती है। पहला होती है नर जर्म कोशिका और दूसरा होता है मादा जर्म कोशिका। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो गतिशील जीवाणु जो कोशिका होता है उसको क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि गमन नहीं कर सकती, किसमें ध्वनि नहीं गमन कर सकती, तो ध्वनि की अगर हम बात करेंगे तो ध्वनि क्या होता है, ध्वनि को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्वनि बगैर माध्यम के वो नहीं गमन कर सकती, नहीं चल सकती। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ध्वनि क्या होती है, सदैव तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, और अर्थात तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती है। और अगर हम देखेंगे ध्वनि तरंगों के गमन या चलने के लिए सदैव किसी न किसी माध्यम यानी कि ठोस, द्रव अथवा गैस की आवश्यकता होती ही होती है। तो क्या हो गया इसमें से, अगर हम आंसर की बात करेंगे तो निर्वात हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगें कभी भी निर्वात में चल नहीं सकती। ठीक है, इनके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, निर्वात। निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन। कारों के ब्रेकिंग पैड में जो है किसके गुण का उपयोग किया जाता है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कारों की बात कर रहा है उसके ब्रेकिंग पैड में जो है किसके गुण का होता है, तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का गुण होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, घर्षण एक प्रकार का बल होता है जो 2 वस्तुओं के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध करता है। यानी कि अगर गति इधर कर रही है वस्तु तो इसके जो है नीचे इधर विपरीत में घर्षण बल लगता है। ठीक है, सॉरी। तो कार या वाहनों के ब्रेकिंग पैड में क्या होता है, घर्षण के सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहा जाता है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, वेग। वेग जो है एक सदिश राशि है और इसका जो है क्या है, मात्रक, एसआई मात्रक की बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है, एसआई मात्रक होता है।
तो ये था कुछ ओवरऑल क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है।